जैसे अभी प्रतिबिंब निर्माण के बारे में बात करेंगे, उससे पहले कुछ नियम के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें प्रतिबिंब निर्माण करने में बड़े ही हेल्प करेंगे। एक्चुअली में ये निर्माण जो है वो एक रेडीमेड रूल्स हैं, आप कह सकते हो। हमने परावर्तन के नियमों को लगाकर कुछ और रूल बना लिए, उसके बेसिस पर जो परावर्तन के नियम थे उनके बेसिस पर हमने कुछ, वो मेन थे, और उनके बेसिस पर हमने कुछ 2-4 रूल और बना लिए, और ये रूल हम काम में लेते हैं ताकि हमारा प्रतिबिंब निर्माण थोड़ा ज़्यादा इजी बन जाए, हमारा रेखा चित्र जो है, किरण चित्र जो है वो थोड़ा ज़्यादा इजी और फास्ट बन सके। ओके, तो अब हम बात करते हैं कुछ नियमों के बारे में। परावर्तन से संबंधित नियम। ओके, तो कुछ नियम पढ़ते हैं बस, इससे संबंधित कुछ नियम। तो पहला नियम जो है, एक मुख्य अक्ष बनाते हैं, क्योंकि नियम जो होंगे वो दोनों के लिए हम पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए ही पढ़ेंगे। मुख्य अक्ष बना लेते हैं, दोनों की कॉमन मुख्य अक्ष बना ली हमने, ठीक है। ओके, अब इनमें फोकस वगैरह कौन कहाँ है उसको भी हम दर्शा देते हैं। ये ध्रुव होगा, इसमें ये ध्रुव, ये बिंदु जो है ध्रुव है, साथ में इसका कहीं वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा C, और हमने बात अब कर ली है कि फोकस कहाँ होगा, इन दोनों के बीचों बीच वाले पॉइंट को हम फोकस बोल सकते हैं। ये फोकस है, कैपिटल F। इसमें देखा जाए तो C कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं, और फोकस की बात की जाए तो फोकस P और C के बीचों बीच में हमने सिद्ध कर दिया है, ये फोकस। ओके, अब पहला नियम कोई नया नियम नहीं है, हमने पढ़ रखा है। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कोई भी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और जस्ट अभी पढ़ा है, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो और ये नियम हमने परावर्तन के नियमों से बनाया है ना, इसमें परावर्तन के नियम लगाए हैं, ठीक है ना। तो ये कहां से गुजरेगी, फोकस से होते हुए गुजरती है, इस तरीके से गुजरेगी, ठीक है। हमेशा जब भी कोई मुख्य अक्ष समांतर होगी उसको परावर्तित करने के लिए फोकस से गुजार दो। तो इस केस में हमें फायदा क्या मिलता है कि अब हमको आपतन कोण मापने की जरूरत नहीं है, परावर्तन कोण और अभिलंब बनाने की कोई जरूरत नहीं हुई। सीधा अगर इसके समांतर है तो सीधा फोकस से होते हुए गुजार दो, अपन को नियम लगाने का, और उसमें टाइम वेस्ट हमारा नहीं होगा। सेकंड, इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर देखेंगे नियम वही रहेगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आई। अब परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस इसमें गुजर नहीं सकती। हाँ, इसका भी हमने देखा था जब हमने फोकस की परिभाषा पढ़ी थी, तो भी हमने इसमें परावर्तन के नियम लगाए थे, हमने अभिलंब बनाया था, आपको याद हो तो C से यहाँ से निकलता हुआ, C से निकलता हुआ अभिलंब बनाया था। फिर हमने कहा देखो ये आपतन कोण है और प्रकाश किरण उतना का उतना कोण बनाते हुए दूसरी तरफ से निकल जाती है, तो
आपतन कोण ये होगा, क्योंकि यहां से इसको मिलाएंगे तो ये अभिलंब बनेगा, तो आपतन कोण ये और दूसरी तरफ बनेगा। तो हमें मालूम है कि इस केस में ये प्रकाश किरण इस तरीके से लौट जाएगी। फोकस की परिभाषा हमने इसको समझा था, ठीक है। और इसको पीछे बढ़ाने पर, ये पीछे बढ़ा इस तरीके से लौटाना है। जब ये एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो इसको इस तरीके से लौटाना है ताकि ये पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगे कि फोकस से होते हुए जाती है। ये हम नहीं कहते, ये रूल अगर जब भी आप इसके समांतर बनाओगे तो लगेगा कि फोकस से होते हुए जाती है। तो जब भी अब हमको बनाना है तो हमारे लिए रेडीमेड रूल हो गया कि जब भी उत्तल दर्पण एक समांतर प्रकाश किरण आपतित करेंगे तो इसको इस तरीके से रवाना करेंगे ताकि लगना चाहिए कि वो फोकस से होते हुए जा रही है। तो आपका जो परावर्तन होगा वो नियम के तहत एकदम राइट होगा। तो इसमें देख लेते हैं भाई, पीछे बढ़ाने पर ये देखिए, आप देख सकते हैं पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस से होते हुए जाती हुई नजर आ रही है इस तरीके से, ठीक है। तो पहला नियम कंप्लीट। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या फिर फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम, मुख्य अक्ष बना लेते हैं इनके लिए फिर से। ओके, ये इनके लिए मुख्य अक्ष बन गई। अब फोकस वगैरह कौन कहाँ पर है उसको भी दर्शा देते हैं इसमें। तो ये देखिए, यहाँ पर तो है ध्रुव, ये इसका ध्रुव यहाँ पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र यहाँ पर, और फोकस जो होगा वो कहीं यहाँ पर। इसमें वक्रता केंद्र यहाँ पर और फोकस कहीं यहाँ पर होगा। ओके, अब दूसरा नियम ये कहता है, जस्ट इसका कन्वर्ज है दूसरा नियम, जस्ट इसका उल्टा। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होते हुए आ रही है और आपतित हो रही है ना, तो अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होते हुए आपतित हो, जैसे मैं बता रहा हूं इस तरीके से, ये एक प्रकाश किरण आप देख रहे होंगे जिसमें ये फोकस से होते हुए आपतित हो रही है ना, तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी देख लेते हैं, नियम लगा के देख लेते हैं ना। ओके, क्योंकि हमने ये वाला नियम पढ़ा नहीं है और हम रेडीमेड आपको बताएंगे नहीं, पहले सिद्ध कर लेते हैं ये कहाँ से जाएगी, फिर हमेशा के लिए हमारे लिए ये रूल हो जाएगा एक तरीके से। तो इस आपतन बिंदु पर हम अभिलंब बना लेते हैं। अभिलंब बनाने के लिए सी को इससे मिला दो भाई, सी को इससे मिला दिया, और सी को इससे मिला, इससे इसके साथ कौन देख लीजिए, इसके साथ कौन ये रहा, ठीक है। और नियम के हिसाब से इसको इतने ही कोण बनाते हुए दूसरी तरफ से भेज देते हैं, ये होता है नियम। आपतन कोण पता चल गया और अभिलंब के दूसरी तरफ से इतना ही कोण बनाते हुए इसको इस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो परावर्तित जो किरण है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब भी फोकस से आ रही होती है, हमने बार बार ये देख लिया, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इससे हम अब ये सीख गए यार, हम बार बार रूल क्यों लगा रहे हैं, ये अभिलंब बनाना, ये क्या कहते हैं आपतन कोण नापना, परावर्तन कोण नापना, ये हम क्यों कर रहे हैं। हम जब हमको पता है ये कहाँ से जाएगी, ये समांतर हो जाएगी, तो डायरेक्ट एक स्केल से लाइन खींच सकते हैं समांतर रेखा इस मुख्य अक्ष के, तो ईजी काम हो गया हमारे लिए। तो परावर्तित किरण बन गई हमारे लिए, ठीक है। सेम इसमें भी यही होता है, हाँ, पर इसमें एक तकलीफ ये है कि मुख्य अक्ष सॉरी फोकस से आते हुए प्रकाश किरण आए इस पर, ये हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि फोकस हम इधर है और आप वस्तु हमेशा कहाँ होती है, परावर्तक सतह के आगे, ठीक है ना। परावर्तक सतह ये है, ये जो ब्लू लाइन है वो पॉलिश है, ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड है वो पॉलिश है। तो परावर्तक सतह के आगे वस्तु होती है और वस्तु से प्रकाश किरण निकलती है। तो प्रकाश किरण हमेशा ऐसे निकल रही है, इसके ऊपर इस तरीके से आ रही है। तो कभी भी फोकस से होते तो आए नहीं, फोकस तो उस तरफ है,
इसको तो पार कर नहीं सकती प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण फोकस से होते हुए आपतित हो, ये संभव नहीं है। तो इसके अंदर रूल ये होगा, अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही हो ताकि ऐसा प्रतीत हो कि वो फोकस से होकर निकलेगी, मतलब अगर प्रकाश किरण आ रही है और अगर ये नहीं होता, मान लो ये दर्पण नहीं होता, तो 100% वो फोकस से होते हुए जाएगी। तो ऐसी कंडीशन से अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो उस समय क्या होगा, तो एक प्रकाश किरण ले आते हैं इसके ऊपर, देखिए और देखते हैं इसके साथ। तो एक प्रकाश किरण हम लाते हैं और इसके लिए हम थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि एक, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर लाकर आपतित करनी है, तो मैं यहाँ से एक इस तरीके से एक डैश डैश लाइन बना देता हूँ जो कि मुझे हेल्प करेगी, ताकि उसी अलाइनमेंट में प्रकाश किरण को लाते हुए, ताकि मालूम रहेगा हाँ मैं जिस दिशा में ला रहा हूँ वो फोकस से होते हुए जाएगी प्रकाश किरण, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से तो जा ही नहीं सकती। ओके, अब एक प्रकाश किरण ले आ सकते हैं अपन। ये इस तरीके से मैंने एक प्रकाश किरण यहाँ पर ले आया। ठीक है, एक प्रकाश किरण इस तरीके से लग रही है कि अगर ये नहीं होता तो ये कहाँ से होते हुए जाती, ये फोकस से होते हुए जाती। ठीक है, यस, हाँ कुछ इस तरीके से। अब इसका क्या होगा, तो नियम लगा के देख सकते हैं, अगर हम फटाफट नियम लगाएं तो एक अभिलंब बना लेते हैं इस बिंदु पर, फटाफट एक अभिलंब बना लिया। ये देखिए ये इस बिंदु पर अभिलंब हो गया, हम इसको किसी और से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु पर हमें एक अभिलंब मिल गया। अब अभिलंब के साथ हम अगर कोण मेजर करने बैठे हैं तो हमें ये कोण मिलता है अभिलंब के साथ, और अगर इतना कितना कोण बनाकर इसको रवाना कर दें तो ये जो है प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमेशा मुख्य अक्ष समांतर होगी। अगर आप स्केल और कंपास का यूज करके अगर आप बनाएं तो आपको 100% एकदम सटीक समांतर आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे तो फ्री हैंड ड्रॉ हो रहा है, और अगर आप स्केल से बनाएंगे तो आपको और भी अच्छे से रिजल्ट इसको देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, तो इसके लिए रूल क्या हो गया, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होते हुए आपतित हो रही है, या फिर मुख्य फोकस से होते हुए आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, तो वो परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल के लिए तो होगी और इसमें प्रतीत होगी मुख्य फोकस पर आते हुए। इस कंडीशन के अंदर वो मुख्य अक्ष के दोनों ही टाइम क्या कर दीजिएगा, समांतर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये फर्स्ट रूल हो गया, ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल के बारे में बात करते हैं भाई। अब इसमें फोकस वगैरह, ये ध्रुव, ध्रुव, वक्रता केंद्र C और उनके बीच में कहीं फोकस F, ध्रुव, फोकस F। अब अगर एक प्रकाश किरण इस तरीके से आए
ताकि वो वक्रता केंद्र से वो प्रकाश किरण आ रही हो। जैसे इसमें देख लेते हैं, और फिर उसका क्या होगा ये भी हम नियम की सहायता से पढ़ लेते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही है, ये कुछ इस तरीके से कैसे आ रही है, इस तरीके से, ताकि वो वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित हो। तो इस केस में वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित हो रही है, अगर ढंग से देखें, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो नियम लगाते हैं, इस बिंदु पर क्या बना देंगे, नॉर्मल अभिलंब बना लेंगे। अभिलंब बनाने के लिए इस बिंदु पर मैं सी से मिलाऊंगा। तो जैसे ही मैंने सी से मिलाया, मेरे को लगा कि प्रकाश किरण, आपतित किरण की दिशा और अभिलंब दोनों ही समपाती है। और आपको याद होगा मैंने कहा था ये स्पेशल केस है, इस केस में I बराबर 0 है और R बराबर 0 मैंने बताया था। इस केस में प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी जिस दिशा में आई है। देखिए यहां पर अभिलंब बनाया तो C से मिलाया, तो यही अभिलंब हुआ I0 और R0, मतलब उतना ही कोण बनाते हुए, मतलब इसी दिशा में वापस लौट जाएगी, R0 हो जाएगा। तो वापस लौटा देते हैं इसको इसी दिशा में, ये देखिए वापस इसी दिशा में लौट जाएगी। तो बड़ा ही इजी सा रूल है ये, ठीक है। उसमें देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है क्योंकि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आ नहीं सकती, तो इसी की तरह अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही है ताकि वो प्रतीत हो रही हो, ताकि वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, मतलब अगर ये मिरर नहीं होता तो पक्का वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था पहले ही, मान लो जहां पर भी आपतित करनी हो तो डॉटेड लाइन बना लो, थोड़ा आसान हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। ये देखिए अब एक प्रकाश किरण ऐसे लाएंगे ताकि ऐसा लगे कि वो किस पर आ रही है, वक्रता केंद्र पर आ रही है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, तो नियम लगाइए। नियम लगाने के लिए यहां पर अभिलंब बनाएंगे, इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब बनाने के लिए इसको इससे मिलाया जाएगा। तो जैसे इसको इससे मिलाया तो हमको लगा ये अभिलंब और ये प्रकाश किरण एक ही दिशा में, I बराबर 0 स्पेशल केस, वापस R बराबर क्या होगा 0, वापस उसी दिशा में लौट जाएगी बिना अपनी दिशा वापस किसी और दिशा में जाए, इस तरीके से लौट जाएगी। ये नियम भी आ गया। चौथा नियम पढ़ते हैं भाई, फोर्थ रूल जो है, ये भी आसान है। मुख्य अक्ष बना देते हैं इस पर, ये मुख्य अक्ष बन गई। अब P वगैरह ठीक है। अगर एक प्रकाश किरण इस तरीके से आए ताकि वो सीधे ध्रुव पर आपतित होती हो, तो एक प्रकाश किरण ऐसे लेके आए जो ऐसे लग रहा है ध्रुव पर आपतित हो रही, एकदम ध्रुव पर आपतित हो गई, तो ये परावर्तन के पश्चात इसका क्या होगा, तो देखते हैं इसका परावर्तन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले वही वाली बात, हम क्या करेंगे, एक क्या नाम है, वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र दर्शा देते हैं कहीं पर, इसमें ये यहाँ पर कहीं वक्रता केंद्र होता है भाई, इसी दिशा में कहीं वक्रता केंद्र होगा। ये देखिए वक्रता केंद्र यहाँ पर रहा इसका, भाई इसी लाइन पर ही तो होगा वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष पर ही तो होता है वक्रता केंद्र, है ना। तो वक्रता केंद्र यहाँ पर है और इस बिंदु पर मुझे अभिलंब बनाना है, तो वक्रता केंद्र को इस बिंदु से मिला देता हूँ, ये अभिलंब हो गया। तो हमने इस केस में क्या स्पेशल देखा कि इस केस में वक्र क्या कह सकते हैं, मुख्य अक्ष और अभिलंब एक ही। देखिए इस बिंदु पर मुझे क्या बनाना है, अभिलंब, तो जिस पर भी अभिलंब बनाना वक्रता केंद्र से मिला देते हैं। वक्रता केंद्र सी से मिलाया तो हम देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष ही है, तो अभिलंब और मुख्य अक्ष सेम है। तो नियम क्या कहता है, अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है प्रकाश किरण, ये आपतन कोण I, और उतना का उतना कोण बनाते हुए रवाना भी हो जाएगी। नियम कहता है, परावर्तन का नियम ही यही कहता है, ये कोण R, और I और R आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो हम इसमें जल्दी से कैसे बनाएं, क्योंकि देखो हमारे लिए इसमें नॉर्मल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल रेडीमेड बना हुआ है, कौन, मुख्य अक्ष।
तो इस केस में हम नियम ये कहेंगे, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य ध्रुव पर आपतित होती है तो उस कंडीशन में मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण मुख्य अक्ष से बनाते हुए दूसरी तरफ से लौट जाएगी। तो फिर अगर इस पर आपतित किया है तो इस कोण को, ये कोण पता है हमें और ये कोण मिल गया तो उतना उतना कोण बना के इसको दूसरी तरफ से भेज दीजिए। सेम वहां पर भी सेम ही होगा, बिकॉज इसमें भी गुजर तो सकती है, ध्रुव पर आपतित हो सकती है एक्चुअल में, तो आपतित करा देते हैं इस केस में। ये देखिए ध्रुव पर आपतित हो गई। फिर से यहां पर अगर बनाए अपन वक्रता केंद्र, क्योंकि मुझे अभिलंब बनाना है तो ये है ध्रुव, इस आपतन बिंदु पर अभिलंब बनाना है तो इसको इससे मिलाया, किससे, सी से। हम देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष से यहां पर अभिलंब का कार्य कर रही है, ये अभिलंब है, तो इसके साथ जितना कोण बनता है, ये मान लीजिए मैं कहता हूं थीटा है, तो अभी थीटा कोण बनाते हुए वापस ये रवाना हो जाएगी दूसरी तरफ। ये कोण कितना होगा, थीटा होगा। तो मुख्य अक्ष के साथ जब वो ध्रुव पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाते हुए दूसरी तरफ लौट जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये 4 रूल्स है हमारे पास, रिवाइज कर लेते हैं। मुख्य अक्ष समांतर फोकस से होती जाएगी या फिर फोकस से होती जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा, अगर मुख्य फोकस से आई है या फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा जो है, अगर वक्रता केंद्र से आई है या आती हुई प्रतीत हो रही है तो वापस पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। और चौथा नियम, ध्रुव पर आ रही है तो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बना रही है, परावर्तन के पश्चात भी उतना कोण बना के रवाना हो जाएगी। तो अब ये रूल हमेशा अपन को याद रखने, हम जहां पर भी होंगे हमें इन रूल को लगाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये नियम परावर्तन के नियम से ही बने हैं, पर ये हमेशा के लिए ट्रू है। अगर हमें फोकस मालूम है तो हम नियम क्यों लगाए, हमें मालूम है फोकस यहाँ पर है तो मुख्य समांतर है, तो ये फोकस मालूम है तो इससे होते हुए गुजार दो ना सीधा, ठीक है ना। वक्रता केंद्र मालूम है, एक प्रकाश की किरण तो इससे जाते हुए बनाओ, एक पेंसिल से, स्केल और पेंसिल से बना दीजिए, वापस लौटा दीजिए, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है, किरण चित्र बनाना इनकी हेल्प से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। रियल और वर्चुअल। अब वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? देखिए, जो भी दर्पण हमारा प्रतिबिंब बनाता है वो प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और वो प्रतिबिंब आभासी भी हो सकता है, ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की पहचान कैसे करनी कि कौन सा वास्तविक कौन सा आभासी है, तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, प्रतिबिंब बनेगा कैसे, कहाँ बनेगा, इन 2 बातों को आपको मैं समझा देता हूं। देखिए, वस्तु से प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराने के बाद किसी एक बिंदु से भी बहुत सारी प्रकाश किरण आती है और हर तरफ आती है। एक बड़ी वस्तु से नहीं, बड़ी वस्तु के हर एक बिंदु से कई सारी प्रकाश किरण दर्पण के लगभग हर क्षेत्र पर आपतित होती है और फिर परावर्तित होगी, और वो सारी किरणें जो एक बिंदु से ये परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती है, तो जहां मिलेगी उस जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। मैं आपको एक समझाता हूं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए एक प्रकाश किरण, ये कोई बिंदु है यहाँ पर, इससे ये प्रकाश किरण आई, ठीक है। एक दूसरी प्रकाश किरण फिर इस बिंदु से आई यहाँ पर, एक और प्रकाश किरण जो है इस बिंदु से आई यहाँ पर, ठीक है। अब ये लौटने के बाद, ये मान लीजिए कहीं दर्पण है, यहाँ टकराई, एक बिंदु से आ रही है, लौटने के बाद कुछ इस तरीके से लौट जाती है, इस तरीके से लौट जाएगी, परावर्तन के नियम से लौटी है। ये कुछ इस तरीके से लौटती है। तो देखा, परावर्तन के पश्चात ये जो एक बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें हैं, जितनी भी है 100, 1000, वो सारी की सारी परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिली, इस बिंदु पर मिली है, और ये अपना था वस्तु। तो जिस बिंदु पर हमें मिली है, जिस बिंदु पर हमें परावर्तन के पश्चात मिली है, वहां पर प्रतिबिंब बनता है, इस जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति मालूम करना हमको आ गया।
और ये का ये केस होता है अपवर्तन के केस में। वहां पर अपवर्तित किरणें जहां पर मिलती है, एक बिंदु से आने वाली जितनी भी किरणें जो अपवर्तित हुई है वो जहां पर मिलती है वहां पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो सिंपल सी बात दोनों के लिए। अब क्या है, अगर ये टकराने के बाद, परावर्तन होने के बाद वास्तव में, जैसे मैंने दिखाया है, ये देखो वास्तव में टकराने के बाद मिल रही है, तो ऐसे केस में जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर टकराने के बाद में वास्तव में कहीं नहीं मिल रही है, कभी भी नहीं मिलेगी मान लीजिए, बट उनको पीछे की तरफ बढ़ाने पर, उन सारी परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर एक जगह मिल रही है, तो हम कहेंगे इस केस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जैसे हमने अगर याद हो तो रियल फोकस और वर्चुअल फोकस, मतलब वास्तविक फोकस और आभासी फोकस के बारे में पढ़ा था। एक फोकस में हमने कहा था यहाँ पर वास्तव में मिल रही है सारी की सारी, तो ये रियल फोकस है, वास्तविक फोकस है। और दूसरे वाले में उत्तल के अंदर हमने कहा था देखिए इसमें वास्तव में नहीं मिल रही है, इनको तो पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर एक बिंदु पर मिल रही है, तो ये भी एक फोकस हुआ, बट ये वास्तविक नहीं हुआ, ये आभासी फोकस। सेम केस, सेम कहानी यहाँ पर ये। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, परावर्तित किरणें या फिर अपवर्तित किरणें, अपवर्तन के लिए वो जहां पर मिलती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। अब इसके लिए हम क्या है कि अब मैंने तो कह दिया एक बिंदु से कई सारी आई, तो हम कई सारी नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2 बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता है जहां पर 100 मिलेगी, जैसे मान लो 3 यहां पर मिली, अगर मैं 2 बनाता, 2 यहां पर मिल गई, ये पॉइंट है ना, ये 2 से मिल गया था मेरे को, ये तीसरे बनाने की भी तो मुझे जरूरत ही नहीं थी। इस जगह ये स्थिति मेरे को 2 रेखाओं से, 2 परावर्तित किरणों से मिल सकती है मेरे को। तो फालतू में अगर मुझे सिर्फ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये जानना है, तो हम दो से ज़्यादा रे लेकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। सिर्फ 2 रे लेकर वो परावर्तित होकर जहाँ मिलेगी हमारे लिए प्रतिबिंब वहीं पर फिक्स हो गया। तो हम नेक्स्ट टाइम जब भी फॉर्मेशन करेंगे, इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब निर्माण करेंगे, 2 प्रकाश किरणों को लेकर कर लेंगे, पता चल जाएगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अच्छा अपन एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम इन दोनों में डिफरेंस को हम दिखा सकें। ठीक है, पहला जो इसमें है परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें वास्तव में मिलती है, हम लिख सकते हैं पहला अपना जो क्या कह सकते हैं, इस केस में परावर्तित व अपवर्तित किरणें वास्तव में मिलती है और इसमें वास्तव में नहीं मिलती। ठीक है, पीछे बढ़ाने पर मिल जाती है कहीं पर। ठीक है, तो एक तो हमें मालूम चल गया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बड़े ही आराम से पता कर सकते हैं। और ये डिफरेंस बहुत मेन है क्योंकि हमारे जो इमेज फॉर्मेशन है उसमें हम इन्हीं के बदौलत हम पहचान कर पाएंगे हमारा रियल है या फिर वर्चुअल इमेज। सेकंड जो है वो कुछ इस तरीके से देखिए, सेकंड केस में अगर मैं बात करूं, रियल इमेज जो होती है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वो उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, हर एक दर्पण प्रतिबिंब तो बनाता है। अब वो प्रतिबिंब बनाता है, अगर जिस जगह पर प्रतिबिंब बन गया, मान लीजिए ये कोई चीज़ है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, ठीक है, ये हमें दिख रहा है यहाँ कहीं बना हुआ है। बट अगर मैं एक पेपर ले लूँ या एक पर्दा ले लूँ, एक स्क्रीन ले लूँ और स्क्रीन को लेकर या इस जगह पर आऊँ, तो ये उस स्क्रीन पर छप जाए, मतलब उस स्क्रीन पर भी दिखे, तो इसे हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। स्क्रीन पर आ सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को स्क्रीन पर लाया जा सकता है। ठीक है कि नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको एक फोटो से मैं बता सकता हूँ आपको। इसमें देखिए, ये एक कोई गोलीय दर्पण है, या आगे मोमबत्ती है, कोई वस्तु रखी हुई है। इस गोलीय दर्पण ने इस वस्तु का इमेज बनाया, इसका प्रतिबिंब बनाया कहीं वहाँ पर, और आप देख पा रहे होंगे ये इसका प्रतिबिंब बन गया। हाँ, उल्टा बना, ये लॉ जो है वो उल्टी बन गई है। ये अभी केस नहीं है समझने का उल्टा क्यों बना है, हम अभी ये समझ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक स्क्रीन है, ये जहाँ पर बनी है ना, ये किसी स्क्रीन पर या एक छोटे से पर्दे को या फिर एक पेपर है यहाँ पर, उसके ऊपर ये छपी हुई है।
है नहीं, सिर्फ दिख नहीं रही है, यहाँ पर उस पेपर के ऊपर छप गई है ये। तो ये इसकी प्रतिबिंब को एक स्क्रीन पर लाया जा सकता है, एक पर्दे पर लाया जा सकता है, जैसे सिनेमा में होता है वैसे, तो उसको एक पर्दे पर दिखाया जा सकता है। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अगर यही प्रतिबिंब आभासी होता तो इसका प्रतिबिंब तो दिखता तो हमें, परंतु अगर उस एक पर्दे पर, इस पर्दे को उस जगह पर अगर लाकर हम रखते तो उस पर्दे पर हम कुछ भी देख नहीं सकते। तो इससे हम ये चीज समझ सकते हैं भाई। ओके, दूसरी बात, इसको पर्दे पर बनाया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लाया जा सकता है, यह पर्दे पर आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, इसमें ऐसा नहीं हो सकता, इस केस में ऐसा नहीं होगा। आभासी प्रतिबिंब के केस में ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा जो है वो कुछ इस तरीके से कि जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे इसमें भी एग्जाम्पल में आपने देख लिया होगा कि जो प्रतिबिंब बना था वास्तविक, वो देखिए उल्टा बन गया। लौ ऐसी है, देखो लौ उल्टी दिखाई दे रही है, एक लौ का प्रतिबिंब बना है इस मोमबत्ती की। तो ये क्यों दिखाई दे रही है, इसका भी मैकेनिज्म हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे और खुद बनाएंगे भी, ठीक है कि नहीं है? इसमें बना हुआ है, हम बाकायदा देखेंगे कि हाँ उल्टी बनी है। पर हमने ये देखा कि जितनी भी वास्तविक प्रतिबिंब थे वो सब उल्टे बने। तो ये तो उसका फिर नियम बन गया, है ना, ये तो उसका करैक्टर हो गया एक तरीके से कि वास्तविक जितने भी बने, आप भी आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उत्तल और अवतल के प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, हम देखेंगे जितने भी वास्तविक बन रही है वो सब उल्टी और जितनी भी आभासी बन रही है वो सब सीधी। तो फिर आइंदा से हमने देख लिया, जब उल्टी है तो पता है वास्तविक और जब सीधी है तो हमने कह दिया आभासी है। तो ये उसका नेचर की तरह हो गया एक तरीके से, है ना। हमेशा क्या रहेगा आपका? उल्टा, कह सकते हैं इन्वर्टेड। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा आपके क्या रहेगा? सीधा, है ना, इरेक्ट जिसे हम बोलते हैं, या अपराइट भी बोल सकते हैं इसको। ओके, वास्तविक हमेशा उल्टा, जैसे वहां पर दिख रहा है वास्तविक हमेशा उल्टा, और आभासी हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, हम ट्राई करेंगे आगे अपने आप सीधा और उल्टे अपने आप दिख जाएंगे अपन को। पर अभी हम क्या है कि इनमें अंतर पढ़ रहे हैं तो सारे अंतर एक जगह पर हम पढ़ना चाह रहे हैं। नेक्स्ट में हो जाएगा, देखिए चौथा जो अंतर है वो आप देखते बता सकते हो कि भाई ये आभासी है या फिर उल्टा। जैसे दर्पण के केस में बात करें तो आप वास्तविक जब भी होगा वो दर्पण के आगे ही बन जाएगा। मान लीजिए ये दर्पण है, तो ये दर्पण है, यहाँ पर ये अवतल दर्पण है मान लीजिए, तो इसका परावर्तक सतह ये है, वस्तु कहीं यहाँ पर होगी तो वस्तु की तरफ ही बन जाता है। मतलब वस्तु इस तरफ है तो कहीं ना कहीं इस तरफ ही बनेगा, ये दर्पण के पीछे माना जाता है। तो दर्पण के पीछे नहीं बनता वास्तविक, हमेशा दर्पण के आगे ही बनता है। जैसे इसमें देखा गया दर्पण ये रहा, दर्पण की साइड आगे देखो उसी तरफ बन गया, दर्पण की तरफ ही। ये दर्पण का ये पीछे वाला भाग है, यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बना। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है, ये बनता है दर्पण के आगे या दर्पण के सामने, और ये बनता है दर्पण के पीछे, हमेशा दर्पण के पीछे। अगर लेंस की बात करें तो लेंस की बात करें अगर अपन, तो उस केस के अंदर जो है, लेंस के केस में जो आप जब भी देखेंगे वास्तविक बन रहा है तो आप देखेंगे वो लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है ना। ये बनता है लेंस के पीछे जब अगर वास्तविक बनेगा तब, और आभासी हमेशा लेंस के आगे बनेगा। ये हमें मिलेंगे प्रूफ, ठीक है, ये अपने आप हमको दिखेंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन प्रतिबिंब निर्माण को पढ़ेंगे। तो ये कुछ वास्तविक प्रतिबिंब आभासी, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वास्तविक ये है ये आभासी है, तो उससे पहले हमने बात कर ली वास्तविक कौन कौन है और आभासी कौन कौन है। ठीक है, तो आज अपन ने जो है F और R के मध्य संबंध देख लिया। R इज इक्वल टू 2F, मतलब फोकस जो है C और P के बीचों बीच में रहता है। और परावर्तन से संबंधित नियम पढ़ लिए जो हमारे नेक्स्ट क्लास में बहुत काम आएंगे, ये सारे के सारे नियम। ठीक है,
नेक्स्ट में हमने वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे अवतल और उत्तल दर्पण के अंदर। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।